गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि आपकी जो स्कूलें हैं वो 1 तारीख से स्कूल है वो 1 तारीख से खुलने वाली है और उसका टाइम टेबल है वो आपको भेज दिया गया है। अगर आप बच्चे स्कूल आना चाहते हैं तो आप अपने गार्जियन की सहमति लेंगे और स्कूल से जो सहमति पत्र प्राप्त होगा आपको मिलेगा, उस पे आप लेके जाएंगे और उसके अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाएंगे। इसलिए सबने ग्रुप पे वो जो मैसेज है वो पढ़ लिया होगा, टाइम टेबल देख लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल में आना है। सभी बच्चे सुन रहे हैं इस बात को? स्नेहा, औसाफ, यस माधव। मैम। हाँ, तो आपने टाइम टेबल देख लिया ना? अगर आप स्कूल आएंगे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में सहमति पत्र ले जाएंगे। आज या कल भी ले जा सकते हैं, आज भी ले जा सकते हैं। और फिर आप अपने जो गार्जियन की साइन करवाएंगे और उनकी सहमति से आप स्कूल आ सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके ना? अनुष्का, क्रिश यस जहांगीर। मैम। तो सभी मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं कि आपने आपके ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है कि आप लोगों की स्कूल खुलने वाली है। टाइम टेबल भी डाल दिया गया है। यदि आप बच्चे स्कूल आना चाहते हैं तो आपकी गार्जियन से आप सहमति पत्र आके साथ में ले जाएं और उनके साइन करवा लें। तो आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, जो अपनी पूरक पुस्तिका है, भाग 2 से पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके हमने 3 भाग का अध्ययन कर लिया। आज हम इसके चौथे भाग को पढ़ेंगे। पाठ है ये, अपने चैप्टर हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए हमें टाइम लग रहा है क्योंकि हमें एकदम समझ के हर एक बात को क्लियर करके पढ़नी है। इसलिए हम इसमें कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हम अपना जो चैप्टर है वो हमारा क्लियर हो जाए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए जितना टाइम लगे वो लगे, लेकिन अपने को अपना उद्देश्य ये है कि अपना जो चैप्टर है, अपना जो पाठ है वो एकदम समझ में आ जाना चाहिए। तो समझ में आ रहा है ना बेटा सबके? यस सबके मैम। समझ में आ रहा है ना? सानिया, यस क्रिश, मैम। क्रिश बोल नहीं रहा, क्रिश जहांगीर। अब देखिए। यस मैम। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं अपना 24 पेज पे। उसी लाइन में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी की तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है ना बेटा? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई और सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। लेखिका बता रहे थे कि वो लाइन में ठहरे थे, वहाँ पर जो तीस्ता नदी के तीर पर, यानी जो नदी है, नदी का नाम है तीस्ता नदी। उस तीर या ना तीर यानी सॉरी किनारा, तो उसके किनारे पर बसी लकड़ी के एक छोटे से घर में, यानी तीस्ता नदी के घर, जो नदी है उसके किनारे पर लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा घर था, उसमें वो ठहरे थे। और हाथ मुंह धोकर, वो लेखिका कह रही है कि मैंने हाथ मुंह धोया और मैं हाथ मुंह धोकर जो तीस्ता नदी के किनारे पर जो पत्थर थे बिखरे हुए थे उस पर बैठ गई थी। और जिसमें उन लेखिका ने देखा कि सामने बहता बहुत ऊपर से बहता झरना था और नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था, कि सामने ऊपर से जो बहता हुआ झरना था, जो कि नीचे जो कलकल करती जो तीस्ता नदी थी उसमें वह पानी है वो मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वातावरण में अद्भुत शांति थी।
मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनहाट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंड अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया है। लेखिका जब तीस्ता नदी के किनारे पर बने हुए घर में ठहरी और वहाँ पर बैठे हुए बने हुए जो घर के बाहर जो पत्थर लगे थे उस पर बैठ गई और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को निहारने लगी। तो वो बता रही है कि जब वह वहाँ पर बैठी थी तो जो तीस्ता नदी है वहाँ के वो झरना गिर रहा था, वो तीस्ता नदी में मिल रहा था और हवा थी वो मंदी मंदी यानी धीरे धीरे बह रही थी, चल रही थी और उस हवा से पेड़ पौधे हैं वो झूम रहे थे। झूमने से मतलब सचमुच का झूमना नहीं, हवा चलती है तब पेड़ पौधे हैं वो हिलने लग जाते हैं। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधे हैं वो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं और गहरे बादल है वो आकाश में छाए हुए थे। तो गहरे बादलों की परत ने क्या कर रखा था, चांद को ढक रखा था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बादल हो जाते हैं, गहरे बादल हो जाते हैं तो चाहे चांद हो, चाहे तारे हो और चाहे सूर्य हो, उनको बादल है वो उनको ढक लेता है। तो वैसे ही गहरे बादलों ने चांद को ढक रखा था और जो परिंदे थे यानी जो पक्षी थे वो अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी और मंदिर की घंटियां सी घुंघरुओं की रुंझाट, मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, क्योंकि हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो आवाज हो रही थी, पत्ते जो पेड़ पौधे हैं वो झूम रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मंदिर में घंटियां बज रही हो। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व यानी बुद्ध का जो बोधिसत्व यानी जो बुद्ध का स्वरूप होता है उसे कहते हैं बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा था। वही सुख और शांति सुकून जहाँ अखंड संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु, आदमी सब अपनी लय, ताल और गति में हैं। कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब अपनी लय ताल में झूम रहे हैं। लेकिन इस लेखिका को मन में एक दुख है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। कि हमारी जो पीढ़ी ने किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, कहीं भी मान लो जैसे लेखिका हैं वो हिमालय के दर्शन के लिए गई हैं, तो हम वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ कचरा फैला देते हैं, हम पेड़ पौधे हैं वो काट रहे हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं, हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति से खिलवाड़ ही कर रहे हैं ना। हमने इतने पेड़ पौधों को काट दिया कि बारिश है वो क्या हो गया, बारिश कम होनी शुरू हो गई, ग्लेशियर है वो पिघलने लग गए, गर्मी अधिक पड़ने लग गई। तो इस प्रकार मनुष्य का प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये लेखिका यही कह रही है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ है वो एक अक्षम्य, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, ऐसा अपराध है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। लेखिका कह रही हैं कि हिमालय अब उनके लिए कोई कविता नहीं, अब उनके लिए एक दर्शन था। अब अपना छोटे प्रश्न से अगर हम देखें तो इसमें प्रश्न बन रहा है कि लेखिका कहाँ पर ठहरी थी। तो लेखिका तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। और फिर लेखिका ने तीस्ता नदी के जो प्राकृतिक दृश्य में क्या क्या देखा, तो ये सारे कर लेंगे यहाँ से अंडरलाइन हम लोग। कि सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल की बहती तीस्ता में मिल रहा था और नन्ना घुंघरू की रुनझुनहाट सी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। सामने से लेके रुनझुनहाट से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धारा तक पहुंची।
हमारे बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अंजलि अंजुली किसे कहते हैं हम? जब हम अपने हथेलियों को मिला लेते हैं तो हम उसको कहते हैं अंजुली, यानी मिली हुई हथेलियों को अंजुली कहते हैं। तो लेखिका ने अपनी बहते पानी की अंजलि से भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कोधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल का मतलब होता है विष, जहर। सारी तामसिकताएं यानी बुरी वासनाएं थी, बह जाए इसी बहती धारा में। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, आप लोगों ने देखा था, वो होता कि जब किसी व्यक्ति उनको अत्यधिक सताता था या कष्ट देता था, पीड़ा देता था, तो वो अपनी अंजुली में पानी भरकर किसी को भी श्राप देते थे और ऐसे कहता था कि वो श्राप देने से वह व्यक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता था और वो जैसा वो चाहते थे वह वैसा हो जाता। एक एक तो वैसा करते थे हम अंजुली में पानी भर के। दूसरा हम क्या करते हैं, अपनी अंजुली में जब पानी भरते हैं तब हम ये कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं, कहीं पर कोई तीर्थ स्थान में कहीं पर जाते हैं तो आज से मैं जो भी मेरे में बुराई है उसको समाप्त कर दूंगा, आज के बाद में यही नहीं करूंगा। मान लो किसी ने ये वो पानी भरा अपनी अंजुली में और संकल्प किया कि आज से मैं सत्य आचरण करूंगा, सत्य भाषण करूंगा, किसी से असत्य नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। कोई भी संकल्प हो सकता है, या ये चीज़ जो बुरी चीज़ें खाता हो तो आज से मैं इस चीज़ का परित्याग कर दूंगा। तो इस प्रकार की जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं कि हम अंजुली में पानी भरते हैं तो किसी न किसी चीज़ जो बुरी तामसिकताएं, बुरी वासनाएं हैं उसको त्याग करते हैं, वो बुरे आचरण का त्याग करते हैं। तो लेखिका ने जैसे ही अपने पानी में अंजुली में पानी भरा तो उनके मन में यह विचार आया कि मुझे अपनी बुरी वासनाएं हैं, तामसिकताएं हैं, उसको त्याग देने का संकल्प लेना चाहिए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण संक्रमण बताया है, किसी का मिलन या संयोग हुआ ये कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लेखिका बता रही है कि जब वो लकड़ी के बने खिलौने से जो उस गेस्ट हाउस में रुकी तो उस हाउस में गाने की तेज धुन बजने लगी और गाने की तेज धुन पर जब जो वो उनके साथ था, उनका उनके साथ जो गाइड था वो भी नाचना, उसने भी नाचना शुरू कर दिया जितेन ने। और तो देखते देखते ही उनकी जो रात्रि थी, उनकी रात्रि का जो गहन अंधकार था वो दूर हो गया। एक जो रात्रि थी वो महक उठी और उसमें मस्ती और मात्रता का संक्रमण था, यानी मस्ती भी थी और एक उतावलापन था। हुआ क्या कि जो सभी सैलानी थे, यानी जो घूमने आए हुए थे, उन्होंने चारों ओर गोल गोल घेरा बना लिया और वह सारे नाचने लगे। और उनकी जो लेखिका की जो 50 वर्षीय सहेली थी मणि, वो अभी उसने भी क्या किया कि नई युवती, वो 50 वर्ष की थी लेकिन उसने जो नई युवतियाँ थी उनको भी मात देकर इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया कि सारे लोग हैं वो देखकर दंग रह गए, अवाक रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता इतना आनंद। वो किस लिए नाच रही थी? क्योंकि उसे आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था नाचने में। इसलिए लेखिका कह रही है कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता है इतना आनंद। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में लेखिका और अन्य सैलानियों ने क्या किया,
तो यहाँ से जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से लेकर अवाक रह गई, अवाक उसे देखते ही रह गई। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग सभी। फिर पढ़ते हैं आगे। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरमय, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल 20 में से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। जन्नत यानी स्वर्ग से। तो वो लेखिका बता रही हैं कि जो लाइन की जो सुबह थी वो बहुत ही सुंदर थी, शांत थी, और जो तीस्ता नदी की धारा है वह जैसे एकदम धीरे धीरे शांत स्वभाव से कलकल बह रही थी, वैसे ही लायूं की सुबह भी बेहद शांत और सुरमय थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या था? पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार। अंडरलाइन करेंगे हम लोग इसके कि जो लायूं के लोगों की जीविका का साधन क्या था। तो अधिकतर लोगों की जीविका का साधन था पहाड़ी आलू जो पहाड़ में मिलते हैं, धान की खेती और दारू का व्यापार। दारू यानी जानते हैं आप सभी। सुबह में अकेले ही, लेखिका कह रही है, सुबह में जब अकेले टहलने निकल गई तो मैंने लेखिका ने ये उम्मीद की थी कि मुझे वहाँ बर्फ मिलेगी, लेकिन अप्रैल का शुरुआती महीना होने पर भी यहाँ लेखिका को बर्फ का एक कतरा भी देखने को नहीं मिला। यद्यपि वो सी लेवल से यानी समुद्र के जल लेवल से तल स्तर से 14 फीट 1000 की ऊंचाई पर थे। फिर मैं लेखिका थी कह रही है कि इतनी ऊंचाई पर चले जाने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ मुझे बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे बर्फ देखने को नहीं मिली। वो समुद्र तल से कितने हजार की तल स्तर से कितने हजार की फीट की ऊंचाई पर थी? 14,000। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और लेखिका थी वो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम जो मैदान वो लेखिका कह रही है कि हम मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ से जो ढके पहाड़ थे वह किसी जन्नत से कम नहीं थे, यानी किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। यानी कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ का क्या कहा गया है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। कटाओ को क्या कहा गया है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ तो लाइन से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुपा गुड़पू कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर। लेखिका बता रही है कि वहां पर एक सिक्किमी नवयुवक घूम रहा था। उसने बताया कि प्रदूषण के चलते अब स्नोफॉल है वो लगातार कम होता जा रहा है। स्नोफॉल यानी जो बर्फ गिरती है उसे कहते हैं स्नोफॉल। तो कह रहे हैं कि यहाँ अब इतना प्रदूषण हो गया है कि अब स्नोफॉल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने से क्या होगा? बर्फ है वो लगातार है वो पिघलती जाएगी, फिर बर्फ कैसे गिरेगी? तो कह रहे हैं कि सिक्की नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा था, पर यदि लेखिका को ऐसे बताया गया कि वो कटाओ चली जाएगी तो वहाँ पर उसे शर्तिया बर्फ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कटाओ है वहाँ पर अभी तक लोगों का आना जाना कम है,
क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट अभी नहीं बना है अभी, और इस कारण वो सुर्खियों में नहीं है, यानी चर्चा में नहीं है। उसको कटाओ को लोग कम जानते हैं। क्यों कम जानते हैं? क्योंकि अभी तक वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया है, इस कारण वह सुर्खियों में नहीं आया है, चर्चा में नहीं आया है, और अपने जो प्राकृतिक स्वरूप में है यहाँ पर, यानी वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, इसलिए वह अपने जैसा था प्राकृतिक स्वरूप था उसका वैसा का वैसा है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर लोग जाएंगे तो वहाँ पर गंदगी फैलाएंगे, फिर उसका भी वही हाल होगा जो कि उसका ये जहाँ लायूं का हो रहा था। तो लेखिका ये कह रही है कि कि वहाँ पर वो घूमने जाएगी और वहाँ पर कटाव में बर्फ देखेगी। तो अपना प्रश्न अपना यहाँ से बन रहा है कि एक सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को क्या बताया कि यह बताया कि प्रदूषण के चलते वहाँ पर स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। और कटाओ को क्या कहा गया है? कटाओ को यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ को क्या कहा गया है? स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। फिर अपना प्रश्न बनता है कि कटाओ है वो अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में क्यों है? क्योंकि कटाओ है वो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया है, इस कारण वह सुर्खियों में नहीं आया है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। 3 प्रश्न अपने बन गए हैं। और कटाओ है वो लाइन से कितनी फीट की ऊंचाई पर है? 500 फीट की। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। और कटाओ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश जितने लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, पहाड़, पेड़, आकाश, घंटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस बारिश एक चूक और सब खल्लास। लेखिका कह रही है कि वह अब कटाओ का की ओर जाने लगी। तो कटाओ का जो रास्ता था वो खतरनाक था और उस पर भी धुंध हो रही थी, यानी कोहरा हो रहा था और ऊपर से बारिश हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज में से गाड़ी चला रहा था, यानी एक तो धुंध थी, एक कोहरा था, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जितेन था वो एक कुशल ड्राइवर भी था और एक गाइड भी था। तो वह अपने अंदाज से कि कहाँ पर क्या हो सकता है, अपने अंदाज से गाड़ी चला रहा था। तो वहाँ पर पहाड़, पेड़, आकाश, घंटियाँ, सब पर बादलों की परत थी, यानी सब कुछ बादलों से आच्छादित था, बादल ने ढक रखा था उन पर, सब कुछ बादल में था वहाँ पे। और फिर उन बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, यानी लेखिका है वो घूम रही थी, तो उन बादलों को चीरकर उनकी जीप है वो निकल रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, यानी मौन कर दिया था, यानी चुपचाप हो गए, क्योंकि वो रास्ते थे वो बड़े ही खतरनाक थे, क्योंकि छोटी सी चूक होने पर व्यक्ति है वो मौत के मुंह में समा सकता था, इसलिए सब चुपचाप थे, शांत थे। और उस पर बारिश, लेखिका कह रही है कि उस पर बारिश, यानी इतना खतरनाक वातावरण, इतने बादल में, सब कुछ बादल में था और उस पर एक बारिश हो रही थी कि एक चुक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल भरकर आगे बढ़ते जीप को देख रहे थे। कि लेखिका कह रही हैं कि हम सांस रोके, यानी चुपचाप है, हम उस फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ते हुए जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। कि हमारी सांस लेने की, उनकी जो सांस लेने की आवाज़ थी, उसके सिवाय आसपास का जीवन का कोई पता ही नहीं था, यानी एकदम शांत वातावरण था। वो सांस ले रहे थे तो उसकी भी आवाज़ का उन्हें पता लग रहा था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी, मौत टली। कि इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यदि आप विवाहित हैं तो तेज चाल को तलाक दे। यदि आप विवाहित है, यदि विवाहित है, यानी
आपने विवाह कर रखा है तो आपके घर पे कोई इंतजार भी कर रहा होगा, इसलिए आप तेज चाल को यानी तेज चाल न चले उसको तलाक दे दें। इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, कि यदि आप विवाहित हैं तो तेज गति को तलाक दे दे, यानी तेज गाड़ी नहीं चलाए, क्योंकि उससे तेज गाड़ी चलाने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी लिखी, चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोटली, कि दुर्घटना से देख, यदि आप तेज चल रहे हैं तो दुर्घटना, उससे तेज चलने से क्या होगी दुर्घटना, तो उससे क्या है कि आप धीरे धीरे चले, सावधानी से चले, तो फिर है आप मौत को भी टाल सकते हैं। करीब आधे घंटे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। जब वो लेखिका हैं और उनकी जो साथी मणि हैं, जब वो आधे रास्ते के बाद में चली वहाँ पे, तो जो धुंध थी, जो कोहरा था, वो हट गया था और उनकी दृष्टि है वो चारों तरफ दौड़ने लगी, तो उनकी जो सन्नाटा था वो भी हट गया। तो जो नार्गे था वो उत्साहित होकर कहता है कि कटाओ है वो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो उनकी जो दोस्त थी मणि, वो बोली, नहीं, यह है स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है और उससे भी बहुत सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं का पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यहाँ बर्फ। यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुड़ी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका बता रही है कि वो अब कटाओ के करीब आ गई थी, क्योंकि उन्हें कैसे पता लगा, क्योंकि अब उन्हें दूर से ही देखने पर जो बर्फ से ढके हैं पहाड़ है वो दिखने लगे थे, और वह जो पास में और जो पर्वत थे वे आधे हरे और काले दिख रहे थे। और तो उनको देख के लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने इन जो पहाड़ों पर है वो पाउडर छिड़क दिया हो, और कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं धूप में बह गई हो, और कहीं ऐसा लगता जैसे पाउडर है वो बची रह गई हो, क्योंकि कुछ काले काले भी दिख रहे थे, और ऐसे लग रहा था कहीं धूप में बह गई हो, कि वो पाउडर है धूप में चला गया हो। तो नार्गे ने जब ये देखा कि जो मैडम है वो इन पहाड़ों को देखकर बहुत खुश हो रही है, तो नार्गे भी उत्साहित होकर बोलता है कि देखिए यहाँ एकदम ताज़ा बर्फ है, यानी ये अभी की रात की या फिर रात की या उससे पहले शाम को ये बर्फ गिरी हुई एकदम ताज़ा है। और जो फिर लेखिका कहती है कि फिर उसके बाद में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बर्फ से पहाड़ ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे, और साबुन के झाग की तरह सब और बर्फ ही बर्फ थी, यानी जैसे साबुन के झाग है वो सफ़ेद होते हैं, वैसे ही सारे जो पहाड़ थे वो बर्फ से ढके हुए थे। और लेखिका कह रही है, मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। कि लेखिका है वो अपनी जीप की जो खिड़की थी उससे अपनी गर्दन को निकाल निकाल कर चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रही थी। वहां देख रही थी कि चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राछो। लेखिका कह रही है जितेन की एकाएक जितेन था जो उनका ड्राइवर था, उसने अचानक से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने दिया राम राछो। राम राछो यानी कि अच्छा है, कि बहुत ही अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी?
अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी कि वह अब एकदम से उछल पड़ा। अरे ये आपने नेपाली कहाँ से सीखी? क्योंकि वह तो जानती नहीं थी, तो उसने जब दिया राम राचो यानी बहुत अच्छा है, तो वह बहुत खुश हुआ कि उसे अपनी भाषा पर गर्व हुआ और वह इतराने लग गया। उसका चेहरा है वो चमक गया और किसी तरह की तरह तरह हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह वह गिरने लगी। तेमरो माया सेदे मलाई सताऊ छह, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तिमरो माए सेंधे मलाई सताऊ छह। एक बार बेटा उनको बुला के ला, ये को बुला के ला जल्दी से, या फिर संदीप सर को बुला ला। टाइम ओवर हो गया लगता है। आपका क्या नाम है बेटा? दिव्य। दिव्य आगे। अच्छा। अरे मेरी क्लास को पूछा कहीं, 6 की क्लास चल रही है क्या? कहीं संस्कृत वाली मैडम से देख ले, इंग्लिश वाली मैडम से देख ले। हेलो सानिया। Yes, ma'am. हाँ, क्लास बेटा डिस्टर्ब हो गई थी। अभी आपको कोई बात पूछनी है क्या? अभी ये क्लास चली जाएगी नहीं, अपना टाइम है वो ओवर हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है क्या? No, ma'am. हाँ, तो बेटा आप No, सभी है ma'am. ना, अपनी मैंने बता दिया है, दोबारा बता दे दी हूँ, अपना जो सहमति पत्र है वो ले जाना अपने पेरेंट्स के साथ में। ठीक है ना बेटा? औसाफ, Yes, ma'am. सानिया, स्नेहा, विक्रम, दीपक, सब सुनाई दे रहा है ना? नवीन, हेलो। Yes, ma'am. हाँ ले जाना बेटा आप आगे। ठीक है, ओके। Okay, ma'am.